सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। सर क्लास में समझ में तो सब कुछ आता है लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट दे करके आते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। सर जैसे ही टेस्ट की डेट अनाउंस होती है कुछ अजीब सी गुड़गुड़ाहट, अजीब सी फीलिंग होने लगती है। हम समझ नहीं पाते कि कैसे प्लानिंग करें टेस्ट की पढ़ाई करने की, और जब टेस्ट हो जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे हमारे टेस्ट की जो वीक परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूव करें। क्या ये सवाल आपको कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ, जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या ये सवाल आपको अपने से लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल अपने से लग रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आपसे करने आया हूँ। जी हाँ, मैं हूँ जयंत चित्तोड़ा, आपका जेसी सर। मोशन कोटा की तरफ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने आया हूँ कि टेस्ट से रिलेटेड पढ़ाई कैसे करें, टेस्ट के एनालिसिस को कैसे करें, और टेस्ट होने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे अदर एग्जाम्स के लिए, किसी भी मोड में आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट की पढ़ाई करना, टेस्ट का एनालिसिस करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इस जर्नी के अंदर। तो बातें करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट जरूरी है टेस्ट के फॉर्मेट को समझना। जो भी आप टेस्ट देने वाले हैं, जिस भी गोल को लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टेस्ट के फॉर्मेट को हमेशा दिमाग में रखिए, उसको हमेशा समझ के रखिए। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक जेई मेन पैटर्न का, एक जेई एडवांस पैटर्न का। तो जो भी आपका अपकमिंग संडे में टेस्ट आने वाला है ना, आप उसके फॉर्मेट को दिमाग में फिट करके रखिए कि हाँ ये जेई मेन पैटर्न का टेस्ट है, 90 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इतना टाइम मुझे मिलेगा, इतने सिंगल कट क्वेश्चंस मुझे करने होंगे, इतने इंटीजर टाइप मुझे करने होंगे। तो हाउ टू मैनेज टाइम इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये जरूरी है दिमाग में फिट करना कि आने वाला टेस्ट किस फॉर्मेट का होने वाला है, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमारी अगले आने वाले कुछ दिनों में तैयारी चलने वाली है, क्योंकि टेस्ट के पहले आपको पता लग चुका होता है कि टेस्ट किस फॉर्मेट का होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट के कंटेंट को रिव्यू करना, रिवाइज करना। तो टेस्ट में जो भी आपका सिलेबस आने वाला है वो आपको टेस्ट की डेट के साथ समय से पहले पता लग चुका होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि टेस्ट में क्या कंटेंट आने वाला है उसको हम प्रॉपर्ली रिव्यू करें, उसको रिवाइज करें, उसको लर्न करें और समझ करके अच्छे से टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। अब जब रिव्यू कर रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि किन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, किन सब टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आ रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक में दिक्कत है तो उसको ज़्यादा समय दीजिए, जिन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उनको कम समय दीजिए, बिकॉज दोज आर योर स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक्स, दोज आर योर स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा समय दीजिए। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। थियोरेटिकल क्वेश्चंस, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, थियोरेटिकल चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, लिख करके याद करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करिए, याद करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेस्ट का कंटेंट प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। टेस्ट के कंटेंट को रिव्यू करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे लेक्चर नोट्स, क्लास नोट्स, या आपने सेल्फ के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, या आपके पास कोई मॉड्यूल है, या आपके पास कोई बुक है, आपकी जो DPPs हैं, उन सबको गैदर करिए, इकट्ठा करिए और उनको प्रॉपर्ली थॉरोली रिवाइज करिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका एक स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है ये आपकी प्लानिंग में होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के अंदर जो आपने समय दिया है उस समय के अंदर भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कितना समय देना है और वीक टॉपिक्स को कितना समय देना है, ये आपका प्रॉपर्ली प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप वेल प्लान्ड वे में अपने टाइम को मैनेज करेंगे, आपके कंटेंट को स्ट्रेटेजी वाइज प्लानिंग वे में टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली निखर के आने वाली है। इट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी होगी। हमें हमारे टाइम स्लॉट्स को टुकड़ों में बांटना होगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, वीक टॉपिक वाइज, स्ट्रॉन्ग टॉपिक वाइज। थियोरेटिकल क्वेश्चंस को कितना समय देना है, थियोरेटिकल कंटेंट को कितना समय देना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए समय देना है, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना होगा। सो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए बिफोर द टेस्ट, सो दैट कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट के पहले, वो होता है सैंपल टेस्टिंग। सैंपल टेस्टिंग का मतलब है
कि टेस्ट के 1 या 2 या 3 दिन पहले हमें छोटे छोटे टेस्ट दे करके अपने आप को टेस्ट के माहौल के अनुसार ढाल लेना चाहिए। टेस्ट के लिए हमें सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। अभी सैंपल टेस्ट कैसे होंगे? ऑब्वियसली अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे का तो आप सैंपल टेस्ट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। आप आधे आधे घंटे के छोटे छोटे टेस्ट दीजिए डेली। आप डेली 1-1 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो 1-1 घंटे का हर सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। मंडे को आपने फिजिक्स का 1 घंटे का टेस्ट सैंपल टेस्ट की फॉर्म में देख के देखा, ट्यूसडे को आपने केमिस्ट्री का करा, वेडनेसडे को आपने तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया। इस तरीके से डेली आप अपना सैंपल टेस्टिंग करिए, मतलब जो आपका आने वाला टेस्ट है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप डेली टेस्ट देते जाइए, छोटे छोटे माइनर टेस्ट के फॉर्म में, मिनी टेस्ट की फॉर्म में, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मेन टेस्ट आपका आने वाला है 2 या 3 हफ्ते बाद संडे को, वो टेस्ट आपको नया नहीं लगेगा। आप उस माहौल के अनुरूप अपने आप को ढाल चुके होंगे। आपकी टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की अच्छी सी आदत हो चुकी होगी, तो आपको एक नयापन फील नहीं होगा। इसे कहते हैं सैंपल टेस्टिंग, मतलब अपने आप को टेस्ट के लिए, टेस्ट के माहौल के लिए तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने मेंटोर से, अपने टीचर से गाइडेंस लेना। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जो मैंने पिछले पॉइंट्स बोले, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें ये पता लग चुका होता है कि हमारे कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, हमारी कौन कौन सी वीकनेस है, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है। तो जहां आपकी वीकनेस आपको मिल गई है, जो आपके सब टॉपिक्स या टॉपिक्स वीक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे आपको डाउट आ रहा है, उसके लिए फटाफट से अपने मेंटोर के पास पहुंचिए, अपने टीचर के पास पहुंचिए और उनको क्लेरिफाई करिए बिफोर द टेस्ट। क्योंकि अगर आपने उनको क्लेरिफाई कर लिया, उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन वीक टॉपिक्स को इंप्रूव कर लिया, तो ऑब्वियसली टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस निखरने वाली है। एक बार जब टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट होने के बाद सबसे जरूरी होता है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस 2-3 तरीके से होता है। पहला एनालिसिस होता है टेस्ट खत्म होते से ही, जो कि हर विद्यार्थी करता है, हर स्टूडेंट करता है। वो क्या करता है कि टेस्ट खत्म होते से ही वो ये चेक करता है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, टोटल मार्क्स इतने थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं, मेरे ये राइट है, मेरे ये रॉन्ग है, मेरे ये अनअटेम्प्टेड है। ये होता है पहला एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस होता है ये चेक करना कि मेरे कौन कौन से गलत हुए और किस वजह से गलत हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे द्वारा छोड़ दिए गए, मुझसे छूट गए और मुझसे क्यों छूट गए। तो ये दूसरा एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए और वो क्यों गलत हुए, उनको नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरी कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट की वजह से गलत हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं अनअटेम्प्टेड रह गया क्योंकि मुझे कंसेप्ट आता ही नहीं था या मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक ही नहीं हुआ है। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस में तीसरी चीज होती है ये एनालिसिस करना कि आपने पर्टिकुलर पेपर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना समय दिया, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा रहा, आपका टेम्परामेंट कैसा रहा, आप उस टेस्ट के प्रति किस बिहेवियर से, किस एटीट्यूड से अपने आप को लेकर के गए थे और जब टेस्ट खत्म हुआ तो अपने आप को किस एटीट्यूड के साथ वापस लेकर के आए हैं। तो मैंने क्या बोला कि टेस्ट देने के बाद 3 तरह के एनालिसिस होते हैं जो कि हर विद्यार्थी को करने चाहिए और जिसमें से पहला हर विद्यार्थी करता है, कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, कितने अनअटेम्प्टेड, वो नंबर जोड़ लेता है, वो सब करते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, ये चेक करना कि क्या हमने क्वेश्चंस गलत किए हैं तो क्यों गलत किए हैं, हमसे अनअटेम्प्टेड रह गए तो क्यों अनअटेम्प्टेड रह गए, इनको एनालाइज करना। और तीसरा अपने उस टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट को एनालाइज करना, आपने कितना समय कहाँ लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 20 से 25 मिनट खा गए, क्या आपके आसपास का माहौल ऐसा तो नहीं था कि जो आपको टेंस कर गया और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते थे आप उनको भी नहीं कर पाए। इस तीसरे एनालिसिस पे भी ध्यान देना है। तो टेस्ट के बाद प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, हर चीज का, सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज एंड एनवायरनमेंट वाइज, एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज। सारे एनालिसिस के बाद ये जरूरी है सबको नोट डाउन करना और ये ध्यान रखना है कि ये गलतियां जो हमने करी हैं आने वाले टेस्ट में हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर आपकी गलतियों की लिस्ट बहुत बड़ी है तो कोशिश करेंगे आने वाले टेस्ट में एक एक करके हर गलती को कम करते चले जाएंगे। और अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो ये कंफर्म है कि धीरे धीरे जब आपका मेन एग्जाम आएगा, जब आपका मेन गोल आएगा तो आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत कुछ इंप्रूव हो चुकी होंगी। क्योंकि अगर हम गलतियों को सुधारते चले जाएंगे तो हमसे चीजें हमेशा सही होती चली जाएंगी। और सबसे लास्ट में जरूरी है फीडबैक लेना और देना। बिल्कुल अपने मेंटोर को, अपने टीचर को, जो भी आपने टेस्ट के लिए स्टडी प्लान बनाया था
उसका फीडबैक दीजिए। जो भी आपने टेस्ट के लिए एनालिसिस किया, टेस्ट का एनालिसिस किया, उसका फीडबैक दीजिए अपने मेंटोर को, अपने टीचर को, और उनसे प्रॉपर एक फीडबैक वापस लीजिए कि सर मेरी ये कमियां हैं, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, इनके लिए मुझे अब क्या करना चाहिए, इनके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजीज प्लान करनी चाहिए, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल इम्प्रूव माई मार्क्स इन माई टेस्ट। सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनसे हमें स्टडी की, टेस्ट के पहले की स्टडी को प्लान कर लेना चाहिए, टेस्ट के बाद हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो बात मैंने आपको बताई। और सबसे आखिरी बात जो जरूरी बात है, वो क्या जरूरी बात है, फीडबैक लेना और फीडबैक देना। जितना भी सब कुछ आपने एनालाइज करा, उस फीडबैक को अपने मेंटर और टीचर को अवश्य दीजिए और उनसे एक प्रॉपर फीडबैक वापस लीजिए कि सर क्या स्ट्रेटजी मुझे फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए, प्लीज़ गाइड मी कि ताकि मेरी मिस्टेक्स कम हो जाएं, प्लीज़ सजेस्ट मी ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं क्या कंटेंट करूं, क्या ना करूं, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मेरे वीक टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स में कैसे कन्वर्ट हो जाए। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इन बातों को मानेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले टेस्टों में आपके परफॉर्मेंस में और सुधार से सुधार होता चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन बातों का। और हाँ, इसी तरह से और अच्छी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी नई जानकारियां मिलती रहे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।